हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ क्या है। जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन लिखी गई है, जो ए और बी है वो रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जिनको मोल्स बोलते हैं जनरली। सी के मोल कितने, स्मॉल सी, डी के मोल कितने, स्मॉल डी। और मान लो इनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, इक्विलिब्रियम। तो बताइए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट है, रेट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर स्मॉल ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर स्मॉल बी। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब बताइए ये रेट कौन सी डायरेक्शन का है? ये रेट है कि रिएक्टेंट किस स्पीड से रिएक्ट करेंगे। देखो रिएक्टेंट किस स्पीड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस साइड में जाएंगे, उसी का स्पीड है ना यार। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की स्पीड बता रहा है, नहीं बता रहा है? बिल्कुल। तो इसको लिख सकता हूं मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड मतलब उस साइड में जाने की स्पीड है। जब जब रिएक्शन उस साइड में जाएंगी तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, तो इसलिए यहां पर रिएक्टेंट लिखे गए हैं। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर स्मॉल ए इंटू बी रेज टू पावर स्मॉल बी। अब इसको हटा दें, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो मैं यहां पर कांस्टेंट लेके आता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कोई कांस्टेंट मेरे पास के है, यहां पर एफ लिख देता हूं मैं। एफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। लेकिन ये रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में भी आ रही है, देखो इस डायरेक्शन में भी आ रही है। तो इस डायरेक्शन का भी तो कोई ना कोई स्पीड होगी, रेट होगा, जिस स्पीड से ये डायरेक्शन, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो वो भी रेट होगा। अब इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन किस स्पीड से आएगी बोलो? इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल भाई, सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी, डी की कंसंट्रेशन स्मॉल डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब बताइए ये दोनों रिएक्ट करके इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है या नहीं है? तो ये जो रेट है ये क्या हो जाएगा? आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर मैं कांस्टेंट लेके आऊंगा तो वो क्या लिखा जाएगा मेरे पास? के बी। बी मींस बैकवर्ड डायरेक्शन। सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी हो जाएगा। जैसा कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है और फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है वो सेम हो जाती है, स्पीड सेम हो जाती है। तो आई कैन राइट इट लाइक कि आर एफ विल बी इक्वल टू आर बी, मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या बचे? ये है, तो लिख दो इसकी जगह पे ये के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट तो ये है, दैट इज के बी सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी हो जाएगा। ये क्लियर है आपको या नहीं है क्लियर? चेक करिए भैया, आपको ये क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैं के बी को ले जाऊं इस साइड में तो क्या हो जाएगा मेरे पास? देखिए के एफ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? के बी। देखो के एफ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? के बी। और इस कंसंट्रेशन को ले आऊं मैं इस साइड में तो क्या हो जाएगा? सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी डिवाइड बाई, इसके डिवाइड में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, मींस ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट की जो रेशियो है उसको मैं कोई बड़ा कांस्टेंट मान लेता हूं, के सी। क्या मान लेता हूं? के सी। सी का मतलब है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन से। सी का मतलब बच्चे क्या, किससे? कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ले रखी है ना, सी की कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी डिवाइड बाय ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी।
और मैं आपको यहीं लेकर आना चाहता था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ाने के बाद। क्या है कि जब भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो उसके लिए हम एक ओवरऑल कांस्टेंट लिखेंगे, जो ये केसी लिखा जाएगा। तो ये जो ओवरऑल कांस्टेंट है केसी, इसी को बोला जाता है बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाएगा इसको। तो यदि आपको किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, केसी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिखो। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी? उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है एससी। ऐसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एससी। तो अब आपको यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो लिख दो, इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिवाइड में लिख दो, और उनकी पावर क्या चढ़ा दो? जो भी उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल टू यू ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। मान लीजिए कहीं पर लिख रखा है 2a प्लस बी गोज टू 3c प्लस 5d, और ये इक्विलिब्रियम पे है बच्चे। इसके लिए केसी की वैल्यू लिखो, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखो। तो बोलिए कैसे लिखी जाएगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब सी की कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट कौन है? डी, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कौन है रिएक्टेंट? ए, इसकी कंसंट्रेशन। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? बी, इसकी कंसंट्रेशन। अब इनकी पावर चढ़ा दीजिए। सी की पावर कितनी आ जाएगी बच्चे? 3। डी की पावर बच्चे कितनी आ जाएगी? 5। ए की पावर कितनी आ जाएगी? 2। बी की पावर कितनी आ जाएगी? 1। तो ये क्या आ गया बच्चे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आ गया यहां पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है। डिनोट करेंगे इसको के सी से। के का मतलब है कांस्टेंट, सी का मतलब है बच्चे यहां पर कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन ले रखी है ना अपने, कंसंट्रेशन। तो निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि किसी इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो के इक्वल आएगी। दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए भाई, अच्छे से क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये मैं जान जाऊंगा यदि आप एक और रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू निकाल पाएंगे तो। लेट मी राइट। चलिए, ए गोज टू 3b प्लस सी, ठीक है। चलिए इसके लिए के सी की वैल्यू लिखिए। तो क्या करना है बच्चे? आसान है, बहुत आसान है। बी की कंसंट्रेशन, इसकी पावर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। सी की कंसंट्रेशन, इसकी पावर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन की पावर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो आ गई है के सी की वैल्यू। निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये किसको डिनोट कर रहा है बच्चे? कि आपने यहां पर क्या ली है? कॉन्सेंट्रेशन ली है। क्या ली है? कॉन्सेंट्रेशन। आगे चलते हैं। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है बच्चे, गैसियस स्टेट में है, वो किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, तो क्या होगा? मान लीजिए ए भी गैस है, बी भी गैस है, और सी भी गैस है, और डी भी क्या है बच्चे? गैस। तो क्या करें? तो क्या करें? और इसके आगे लिखा हुआ है ए, इसके आगे लिखा हुआ है बी, इसके आगे लिखा हुआ है सी, इसके आगे लिखा हुआ है डी। तो क्या करें? तो क्या उस टाइम पे भी के सी लेना पड़ेगा हमें? क्या उस टाइम पे भी हमें के सी लेना पड़ेगा या कुछ और लेना पड़ेगा?
तो ये बात आप अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए। यदि रिएक्टेंट भी गैसियस हैं और प्रोडक्ट भी गैसियस हैं तो आपको केसी लिखने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे आप केपी लिखेंगे, केपी। तो केपी का मतलब आप समझ गए, पी का मतलब प्रेशर लेना पड़ेगा। गैसियस रिएक्टेंट के केस में और गैसियस प्रोडक्ट के केस में यू विल नॉट कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, रादर यू विल कंसीडर द प्रेशर। आप क्या कंसीडर करोगे? प्रेशर। तो बोलिए क्या लिखा जाएगा केपी की वैल्यू? देखो कैसे, यहां कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां पर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। देखो सी है ना प्रोडक्ट, तो प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ सी, इसकी पावर स्मॉल सी इनटू प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ डी, इसकी पावर स्मॉल डी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। तो केपी लिखा जाएगा यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है आपके पास? गैसियस है। आई होप आपको क्लियर है कि केपी का मतलब क्या है और केसी का मतलब क्या है। और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 2A goes to 3D। तो इसके लिए केसी लिखो भाई, केसी लिखा जाएगा डी की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर 3 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2। ये तो आ गया केसी। इसके लिए केपी लिखो, केपी। यदि ये गैस मान लो, इनको गैस है तो केपी लिखो प्रेशर ऑफ डी की पावर 3 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? केपी आ जाएगा। ठीक है, तो निकालेंगे केपी और केसी। दोनों के दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट फर्क क्या है? एक कंसंट्रेशन को एज्यूम कर रहा है और दूसरा गैसियस के केस में प्रेशर को एज्यूम कर रहा है। तो चलिए अब फाइनली देख लेते हैं केपी और केसी में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन केपी एंड केसी। तो चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। मैं कोई जनरल रिएक्शन लूंगा और वहां से केपी और केसी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करूंगा। आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमारे पास है बच्चे ए, ठीक, ये मिलकर क्या बना रहा है हमारे पास? बी बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये है इक्विलिब्रियम। तो लेट मी राइट केसी फॉर इट। आप इसके लिए केसी लिखिए। केसी क्या होगा बच्चे? बी की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल बी डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल। थोड़ा सा और मैं इसको मॉडिफाई करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या मैं लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी का मतलब है यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन को लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए। तो हेंस यहां से मेरे पास केसी निकल के आ गया कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए। ठीक है, आ गया केसी निकल के। फॉर द सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन को चलिए मान लेते हैं कि गैसियस फेज में है, तो केपी की वैल्यू लिखिए बच्चे, केपी की वैल्यू, केपी। तो कैसे लिखोगे केपी? प्रेशर ऑफ बी, दैट इज प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए। तो ऐसे लिखा जाएगा के पी। ठीक है, यदि गैसियस मानोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। अब मान लो ये गैसियस है और ये आइडियल गैस है, क्या मान लेते हैं हम इनको सभी को कि ये आइडियल गैस है। तो बताइए भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होती है या नहीं होती है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चे? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होता है। यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? एन बाय वी
आर टी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो मैं वी को इस साइड में ले आया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वी आ गया आर टी। ठीक है, आगे चलिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। बताइए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी होती है नहीं होती है? मोल्स पर लीटर क्या होती है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन माना जाता है नहीं माना जाता? बिल्कुल। तो क्या मैं जो N बाय वी है उसकी जगह C लिख दूं? C का मतलब यहां पर कंसंट्रेशन से है। C मींस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। हाँ जी बिल्कुल मान सकते हो सर, इसको कंसंट्रेशन मान लो, ये आ गया आपके पास CRT। अब बताइए मेरे को प्रेशर ऑफ बी निकालना है, प्रेशर ऑफ बी, तो यहां पर लिख दूं मैं PB, प्रेशर ऑफ बी, तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी की जगह तो कंसंट्रेशन बी की लेनी पड़ेगी क्योंकि बी का प्रेशर निकाल रहे हो। आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन कर रहे हो, तो पी बी की वैल्यू आ गई बच्चे यहां से। ठीक है, इसी तरह से पी ए की वैल्यू निकालो, दैट इज प्रेशर ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा? सी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इंटू में आर, इंटू में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब पीबी और पीए की वैल्यू बच्चे यहां केपी वाले रिलेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, ले आते हैं इनको यहां पर केपी वाले रिलेशन में, तो केपी इज इक्वल्स टू पीबी की जगह क्या लिखा जाएगा? CBRT, CBRT। इसकी पावर कितनी है बच्चे? बी। इस पूरे की पावर कितनी है? बी है, डिवाइड बाई पीए की जगह क्या लिखोगे? CART, तो CART, इसकी पावर क्या लिखेंगे बच्चे? ए लिखेंगे आप। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। KP, CB की पावर बी लिखा जाएगा, देखो CB की पावर बी, CB की पावर बी, डिवाइड बाई CA की पावर ए, CA की पावर ए, इंटू इंटू RT की पावर बी, RT की पावर बी, डिवाइड बाय RT की पावर ए। यस और नो? क्लियर है? चीजें अभी तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। सी बी की पावर बी, सी ए की पावर ए, क्या जानते हो इसको? सी बी की पावर बी, सी ए की पावर ए, ये तो के सी है, तो के सी की जगह तो के सी लिख दीजिए, के सी, इसकी जगह के सी लिख दिया। आर टी की पावर बी, नीचे आर टी की पावर ए, तो ऊपर आ जाएगा, तो आर टी की पावर क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास? बी माइनस ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ए ऊपर आकर माइनस का नहीं हो जाएगा? हो जाएगा माइनस का। तो बताइए केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन आ गया? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर बी माइनस ए, का मतलब समझते हो क्या है? बी माइनस ए का मतलब है प्रोडक्ट के मोल कितने, देखो प्रोडक्ट के मोल माइनस में रिएक्टेंट के मोल, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा एन। क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन, तो डेल्टा एन का मतलब बच्चे क्या है? बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब है डेल्टा एन। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल घटा दो तो आप डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लोगे। तो Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, ये है रिलेशन Kp और Kc में। Kp इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर क्या आ जाएगा बच्चे? डेल्टा एन आ जाएगा। वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो मोल है ना, ये गैस के ही होने चाहिए, सिर्फ किसके होने चाहिए? गैस के। ठीक है, तो क्लियर है आपको रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी? चलिए इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और किस तरह से डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट करी जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखते हैं। एट 773 केल्विन, इस टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू दे रखी है हमें, ये रिएक्शन है ये हमारे पास N2 + 3s2 goes to 2NH3, आपको Kp की वैल्यू बतानी है। तो बताइए Kp किसके इक्वल है बच्चे? Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन है या नहीं है?
अच्छा के सी की वैल्यू क्या है, के सी ये रखी, दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर -2 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, आर की वैल्यू बच्चे 0.0821, ये आएगी आपकी आर की वैल्यू, ठीक है, इंटू में टी टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा भाई देखना 773 केल्विन, भाई 773 केल्विन है, कोई दिक्कत नहीं है। आर टी की पावर, आर तो हो गया ये, टी हो गया ये, इसकी पावर क्या है डेल्टा एन, तो ये डेल्टा एन निकालना आपको सीखना है। डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखिए प्रोडक्ट के मोल कितने, जो गैस वाले ना वही काउंट करने हैं बस। मान लीजिए यहां पर प्लस में एक्स लिखा होता है, ब्रैकेट में लिक्विड लिखा होता, तो वो काउंट नहीं करोगे आप, सिर्फ गैस वाले काउंट करने। तो देखिए अमोनिया के मोल कितने बचे, 2, तो एनपी की वैल्यू आ गई 2, माइनस माइनस रिएक्टेंट में भी वही चेक करने जो गैसियस है, ये भी गैस है तो इसका मोल तो आ गया 1, ये भी गैस है तो इसका मोल आ गया 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चे -2, क्या आ जाएगी यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू -2, तो यहां पर इसकी पावर आ जाएगी बच्चे -2। इसको नीचे ले आओगे फिर आप क्या कर लेंगे, इसको सोल्व, वो तो आंसर आ जाएगा भाई, वो आप अपने आप कर लेंगे। कैसे अप्लाई करना है इस रिलेशन को वो मैंने आपको बताया है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। बस आपको यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी वो जरूरी है देखना, ठीक है। आपके पास ये जनरल रिएक्शन दे रखी है, केसी की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चे। तो चलिए सोल्व करते हैं। भैया आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर केपी, केपी, तो केपी इज इक्वल टू केसी, केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 49, ठीक है, इनटू आर, आर की वैल्यू वही आएगी 0.0821 सेम आ जाएगा, इनटू में टी टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में लेना पड़ेगा आपको, 127 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड कर दोगे तो भाई कितना आ जाएगा 2 और 1 3, तो 400 केल्विन आ जाएगा यहाँ पर, जहां तक मेरा अनुमान है 7 3 10 9, तो 400 केल्विन। इसकी पावर क्या आ जाएगी बच्चे डेल्टा एन, तो अब की बार सोचना भाई डेल्टा एन क्या आएगा, डेल्टा एन क्या था प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, लेकिन जो गैस ये सब वही लेने हैं। तो क्या ये गैस है, हाँ गैस, तो 1 मोल तो ये हो गया, तो क्या ये गैस है, हाँ एक गैस, तो 2 मोल तो हो गए प्रोडक्ट के, तो 2 मोल तो हो गए प्रोडक्ट के, माइनस क्या ये गैस है, ना 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 सॉलिड, तो इसका मोल काउंट नहीं करना, तो ये गैस है तो 1 मोल ही काउंट करो, तो 2 - 1 तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी बच्चे। तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 1, डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसको सोल्व आउट कर लेंगे, यहाँ से केपी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको केपी क्या है और केसी क्या है ये अच्छे से क्लियर है, और किस तरह से केपी और केसी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया जाएगा आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ है, और किस तरह से डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेगुलरली विजिट करें जटैन क्लासेस को। देखिए भाई जटैन क्लासेस पर हम केमिस्ट्री 11th क्लास और 12th क्लास के सभी चैप्टर्स की पूरी वीडियो अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर को अनटच छोड़ दिया जाएगा। हाँ ये कि टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने शुरू किए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, 4 या 5 महीने मुश्किल से हुए हैं, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी आने वाले टाइम में। तो बी विद जटैन क्लासेस, और जटैन क्लासेस को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं या किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैनल से केमिस्ट्री सब्जेक्ट की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से ले सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।